हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर क्या भारत को पाकिस्तान से फिर से बातचीत शुरू करनी चाहिए, बताएंगे दोस्तों। इसको लेकर बड़ा सर्वे किया गया है, जिसका नतीजा सुनकर यानी कि भारतीय लोगों का जवाब सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या भारत को पाकिस्तान से फिर से बातचीत शुरू करनी चाहिए या नहीं, क्या है इस पर सर्वे में भारतीयों का जवाब दोस्तों। और साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां अपना घर नहीं संभला तो भारत पर मंड दिया दोष, पेशावर धमाके पर पाकिस्तानी मंत्री ने दिखाई बेशर्मी, उगला अब भारत को लेकर ही जहर। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां कंगाल पाकिस्तान से 7 गुना ज्यादा हुआ भारत का रक्षा बजट, मुनीर की बढ़ेगी धुकधुकी, चीन का क्या है हाल दोस्तों, सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। और बजट 2023 को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने की तारीफ तो थरूर दिखे नाराज दोस्तों। हर तरह की जानकारी बताएंगे, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मेरा भारत महान है और भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर क्या भारत को पाकिस्तान से फिर से बातचीत शुरू करनी चाहिए, इसको लेकर बड़ा सर्वे किया गया दोस्तों, जिसमें इंडियंस के जवाब सुनकर चौंकेंगे आप। बता दें, आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक राजनीतिक संकट और आतंकवाद से जूझ रहा है। पाकिस्तानी पीएम देश की बदहाली को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की गुहार तक लगा चुके हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच बातचीत कराने के लिए यूएई को कहा है। हालांकि शहबाज के इस बयान के बाद वो अपने ही देश में घिर गए हैं। शहबाज शरीफ के बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी और शहबाज में बातचीत होगी, क्या आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान के साथ इंडिया को बातचीत करनी चाहिए। इसको लेकर हाल ही में एक सर्वे किया गया। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। ऐसे में इस सर्वे में कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि ऐसा होना चाहिए और कितनों ने कहा नहीं। हम आपको बता दें कि ताजा सर्वे में 35% लोगों ने कहा है कि हाँ, भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। तो वहीं दोस्तों 53% लोगों का मानना है कि पाकिस्तान से भारत को किसी भी कीमत पर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, मात्र 12% बचे लोगों ने कहा कि इस सवाल पर कुछ कह नहीं सकते। दोनों मुल्कों के बीच बातचीत की बात तो हो ही रही है। साथ ही प्रोफेसर मुक्तदर खान का कहना है कि इस वक्त दोनों मुल्कों में युद्ध होगा तो भारत पाकिस्तान को संभलने तक का मौका नहीं देगा। मुक्तदर खान ने कहा था कि पाकिस्तान अगर उकसाता है तो भारत उसे संभलने का मौका नहीं देगा। पाकिस्तान को चाहिए कि वो अब भारत को ना उकसाए, क्योंकि इंडिया काफी ताकतवर हो चुका है। इस वक्त अगर छेड़छाड़ की गई तो पीओके इंडिया में आ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की आर्मी में इमरान खान की वजह से दरार आ गई है, सेना में आंतरिक कलह बहुत ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ डिलावर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुक्तदर खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के सामने कई चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता है। उन्हें इमरान खान के समर्थकों से डील करना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी को अपने विभाग के अलावा सरकार से भी डील करना पड़ता है। इसके अलावा टीटीपी से भी पाकिस्तान को कड़ी चुनौती मिल रही है। वैसे में दोस्तों, इस खबर को बताने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये सर्वे था, जिसमें भारतीय लोगों ने क्लियर कहा है, यानी मेजॉरिटी ऑफ इंडियन ने ये कहा है कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से भारत को बातचीत नहीं करनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि क्या भारत को पाकिस्तान से फिर से बातचीत शुरू करनी चाहिए, तो आप लोग क्या जवाब देंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और आज जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक का बटन दबा दीजिए। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां अपना घर नहीं संभला तो भारत पर मढ़ दिया दोष। जी हां, पेशावर धमाके पर पाकिस्तानी मंत्री ने दिखाई बेशर्मी, उगला जहर। बता दें, पाकिस्तान जब भी फेल होता है तो वो भारत को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देता है। पेशावर में हुए आतंकी हमले में 101 लोगों की मौत के लिए अब पाकिस्तान की सरकार भारत को दोषी ठहराने में लगी है। वो भी तब जब पेशावर मस्जिद में हुए हमले की जिम्मेदारी
तहरीके तालिबान पाकिस्तान के एक धड़े ने ले ली है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने आरोप लगाया है कि भारत अफगान सीमा से आतंकियों को मदद दे रहा है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपी खबर के मुताबिक मंगलवार को एक न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा से लगे इलाकों में एक्टिव हैं। उन्होंने कहा कि ये आतंकी समूह अफगानिस्तान के क्षेत्रों में आते जाते हैं और पाकिस्तान में पुलिस चौकियों पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि हम इमरान खान के शासन की कमजोर नीतियों के कारण पीड़ित हैं। ख्वाजा आसिफ ने आगे कहा कि पिछली पाकिस्तान सरकार की ओर से IMF के साथ की गई कठिन डील के कारण देश आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकवाद की लहर देखने को मिल रही है। इसके लिए इमरान खान की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि वो इससे निपटने के लिए एक स्पष्ट सुरक्षा नीति बनाने में विफल रही। TTP आतंकियों के प्रशिक्षण को लेकर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत इनको समर्थन दे रहा है, जिसके कारण ये एक खतरा बन गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ पहले भी लड़े हैं और शांति स्थापित की है। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान का खुद का घर नहीं संभला तो भारत पर यह दोष भी मर रहा है, जबकि क्लियर तरीके से एक आतंकी संगठन ने इसका पूरा जिम्मेदार उठाया है दोस्तों कि उसने ये हमला करवाया था। उसके बावजूद भी पाकिस्तान भारत पर इसका दोष मर रहा है और हर बार की तरह दोस्तों उसकी वो आदत है कि वो भारत को गिराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज के समय में अपना भारत एक राइजिंग कंट्री बनी हुई है दोस्तों, और वो लगातार ऊंचाइयों को छू रही है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान भारत को ब्लेम करके उसको गिराना चाह रहा है और भारत की तरक्की पाकिस्तान से देखी नहीं जा रही। बहरहाल दोस्तों, आपको जो भी लगता हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा क्यों पाकिस्तान ऐसा करना चाह रहा है दोस्तों, और बार बार भारत को गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार की तरह वो विफल ही होता रहा है, क्योंकि भारत सच्चाई की राह पर चलता है। अगर आप भी मानते हैं तो मेरा भारत महान कहना कमेंट में मत भूलिएगा। हमेशा की तरह एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर रशिया से भारत को दूर करने के लिए अमेरिका ने उठाया एक बड़ा कदम। बता दें, आज तक में छपी इस खबर के मुताबिक चीन से मुकाबला करने के लिए भारत और अमेरिका ने महत्वाकांक्षी तकनीक और रक्षा पहल शुरू कर ली है। भारत प्रशांत बोले तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने और हथियारों के लिए रशिया पर से निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका और भारत उन्नत रक्षा और कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी साझा करने की योजना बना रही है। अमेरिका कई बार कह चुका है कि हथियारों के लिए रशिया पर अपनी निर्भरता की वजह से भारत उसके ज्यादा करीब है, इसीलिए अमेरिका भी भारत को आधुनिक तकनीकी मुहैया कराने में सहयोग करेगा। इस रक्षा पहल में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जेट इंजनों का साझा उत्पादन भी शामिल हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि चीन से मुकाबला करने के लिए भारत हथियार के लिए रशिया पर निर्भर ना रहे। इस रक्षा पहल को यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज नाम दिया गया है। सेना और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के व्यापक एजेंडे के साथ भारत और अमेरिका ने मंगलवार को इस योजना की जानकारी दी। द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए उठाया गया कदम है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भू राजनीतिक चुनौतियों का फ्रेमवर्क केवल रशिया या चीन की ओर से ही नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि चीन की आक्रामक सैन्य रणनीति और आर्थिक ताकत का गहरा असर भारत की राजधानी दिल्ली के अलावा दुनिया भर की राजधानियों पर पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मंगलवार को वॉशिंगटन में मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने संयुक्त हथियार उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए मैकेनिज्म बनाने के अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G वायरलेस नेटवर्क और सेमीकंडक्टर सहित कई क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमत हुए। मई 2022 में जापान की राजधानी टोक्यो में मुलाकात के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समझौते के लिए सहमत हुए थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या अमेरिका कितनी भी ताकत झोंक ले, क्या कभी भी भारत और रशिया के संबंधों और भारत रशिया को अलग कर पाएगा? दोस्तों देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की प्रिय जनता। साथ ही साथ बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कंगाल पाकिस्तान से 7 गुना ज्यादा हुआ भारत का रक्षा बजट। मुनीर की बढ़ेगी धुकधुकी और चीन का क्या है हाल, बता दें। चीन और पाकिस्तान के संयुक्त खतरे का सामना कर रहे भारत के रक्षा बजट का ऐलान कर दिया गया है। साल 2023-24 के लिए भारत ने रक्षा क्षेत्र के लिए 5.93 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया है। यह पिछले साल के मुकाबले 12.95
30% अधिक है। तो वहीं भारत ने हथियारों की खरीद के लिए कुल धनराशि को 10,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर 1.62 लाख करोड़ कर दिया है। अगर डॉलर में देखें तो भारत का रक्षा बजट 52.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया है दोस्तों। तो वहीं कंगाल हो चुके पाकिस्तान को अपनी सेना पर खर्च को घटाना पड़ा है। भारत के साथ दुश्मनी करने वाले पाकिस्तान का पिछले साल रक्षा बजट 7.5 अरब डॉलर था, जो इस साल और कम होने के आसार है। इस तरह से भारत अब सेना पर पाकिस्तान से 7 गुना ज्यादा खर्च कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो कि भारत के लिए एक बढ़ते ग्राफ को दिखाता है। भारत का रक्षा खर्च जीडीपी का करीब 2% है, तो वहीं पाकिस्तान अपनी कुल जीडीपी का करीब 3% सेना पर खर्च करता आया है। पाकिस्तान भारत को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है, लेकिन हकीकत है कि उससे अब घर में ही बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकी अमेरिकी हथियारों से लैस हैं और लगातार भीषण हमले कर रहे हैं। आपको हमने शुरू में ही ये बात बताई है दोस्तों। वैसे में अपना भारत पाकिस्तान पर बड़ा भारी पड़ने वाला है। और अगर दोस्तों वहीं चाइना की बात करें तो वहीं अगर लद्दाख से लेकर हिंद महासागर तक आंखें दिखा रहे चीन से तुलना करें तो भारत मीलों पीछे है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का रक्षा बजट 293 अरब डॉलर है। भारत दुनिया के रक्षा पर खर्च करने वाले टॉप 5 देशों में शामिल है। हालांकि भारत के रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा पेंशन और सैलरी पर चला जाता है। ऐसी उम्मीद थी कि सरकार रक्षा पर खर्च को और ज्यादा बढ़ाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद भी इस साल भारत 1.62 लाख करोड़ के हथियार खरीद सकेगा। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल आने वाले कुछ ही सालों में अगर आपको भी भरोसा अपने भारत पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि वो चाइना को भी फेल कर जाएंगे, तो मोदी है तो मुमकिन है, कमेंट में कहना मत भूलेगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ताइवान पर हमले की तैयारी में चीन 34 सैन्य विमान और 9 युद्धपोत किए तैनात। ताइपे ने अपनी सेना कर ली अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, उधर ताइवान ने भी मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है। क्या चीन के साथ युद्ध की तैयारी कर चुका है ताइवान भी? बता दें, ताइवान ने चीन के 34 सैन्य विमानों और 9 युद्धपोतों की तैनाती के बीच अपने लड़ाकू विमानों को उतारते हुए अपनी नौसेना को संचेत किया है। ये तैनाती ऐसे वक्त में हुई है जब चीन ने ताइवान के खिलाफ संभावित नाकाबंदी या हमले की तैयारी बढ़ा दी है, जिससे ताइवान के प्रमुख सहयोगी अमेरिका की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। पिछले महीने एक पत्र में अमेरिकी वायुसेना ने जनरल माइक मिनीहान ने अधिकारियों को 2025 में ताइवान को लेकर अमेरिका चीन संघर्ष के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया था। एयर मोबिलिटी कमांड के प्रमुख के रूप में मिनीहान को चीनी सेना की गहरी समझ है और उनकी टिप्पणियां अमेरिका द्वारा तैयारी बढ़ाने के आह्वान के अनुरूप है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 20 चीनी विमानों ने मंगलवार को ताइवान जल डमरू मध्य में सेंट्रल लाइन को पार किया, जो लंबे समय से अनौपचारिक बफर जोन रहा है। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है, जबकि ताइवान के अधिकतर लोग चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में आने का विरोध करते हैं। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि ताइवान के सशस्त्र बलों ने इन गतिविधियों का जवाब देने के लिए स्थिति की निगरानी की है। साथ ही साथ बढ़ते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर भारत ने पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को यूएन लिस्टेड आतंकी घोषित कर दिया है। जी हां दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को बुधवार यानी 1 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र लिस्टेड आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध कर दिया है। विदेश मंत्रालय बोले तो MEA के अनुसार ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होता है। अब्दुल रहमान मक्की आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का उप नेता है। अब्दुल रहमान मक्की आतंकी हाफिज सईद का भी साला है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहाँ पाकिस्तान के गृह मंत्री ने भी स्वीकारा कि मुजाहिदीन को युद्ध के लिए तैयार करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जी हाँ, पेशावर मस्जिद आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तान को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा है। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने नेशनल असेंबली बोले तो पाकिस्तान के संसद में स्वीकार किया कि मुजाहिदीन को युद्ध के लिए तैयार करना बहुत बड़ी गलती थी। सनाउल्लाह ने मंगलवार को संसद के उच्च सदन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमें मुजाहिदीन तैयार करने की जरूरत नहीं थी, हमने मुजाहिदीन तैयार किए, बाद में आतंकवादी बन गया। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में इस बात को स्वीकार किया था कि पाकिस्तान ने ही आतंकवाद के बीज बोए थे। साथ ही उन्होंने कहा था कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन पर फैसला करेगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पाकिस्तान ने गलत किया है, उसको इस बात का अंदाजा है दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान आतंकवादियों पर लगाम नहीं लगा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? क्या आतंकवाद से ही पाकिस्तान का रोटी चलता है? आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? क्यों पाकिस्तान आतंकवादियों पर एक्शन नहीं ले रहा? क्यों पाकिस्तान अपने आप को आतंकवाद मुक्त नहीं बना रहा? जो भी आपको लगता है दोस्तों बताइएगा जरूर।
वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और नए हैं चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा हर अपडेट पाने के लिए। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां भारत ऑस्ट्रेलिया ने एक नए रक्षा कार्यक्रम की कर दी घोषणा। 7 फरवरी को कैनबरा में किया जाएगा लॉन्च। बता दे भारत ऑस्ट्रेलिया संस्थान ने एक नए रक्षा कार्यक्रम की घोषणा की। इसे 7 फरवरी को कैनबरा में लॉन्च किया जाएगा। कार्यक्रम का नेतृत्व सुरक्षा और भू राजनीति निदेशक डेविड ब्रूस्टर करेंगे। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि ये सुरक्षा कार्यक्रम दोनों देशों के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में भू राजनीतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा, रक्षा, विदेश नीति और रणनीतिक मामलों पर केंद्रित है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद के तहत दोनों देशों ने एक अस्थिर, शांतिपूर्ण, समृद्ध और समावेशी क्षेत्र बनाने तथा बहुपक्षीय संस्थानों के भीतर रक्षा सुरक्षा सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया है। साथ ही साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अकेला पड़ रहा यूक्रेन। जो बाइडेन के बाद अब ऋषि सुनक ने दिखाया जेलेंस्की को ठेंगा। बता दें यूक्रेन रशिया के बीच की लड़ाई किस करवट लेगी, इस बारे में निकट भविष्य में कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। रूस लगातार यूक्रेन पर आग बरसा रहा है। उधर यूक्रेन अपने घुटने टेकने से मना कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में आसमान से गोले बरस रहे हैं। रशिया की तरफ से किए जाने वाले हमले की जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन भी पीछे नहीं है। इसी बीच अमेरिका यूक्रेन को फाइटर F-16 विमान देने के अपने वादे से पीछे हट गया है। जो बाइडेन सरकार के फैसले के बाद अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी कुछ इसी तरह का फैसला लिया है। रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की सहायता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आधुनिक स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहनों और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से लैम्पर्ड 2 टैंकों का वादा किया था, लेकिन अब ब्रिटेन ने रूसी हवाई हमलों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान देने से सीधा इनकार कर दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के कार्यालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में यूक्रेन में युद्धक विमान भेजना संभव नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि अभी यूक्रेन को युद्धक विमान भेजने का निर्णय सही नहीं। जी हाँ, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां भारतीय मूल की निक्की हेली लड़ेंगी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। 15 फरवरी को दावेदारी का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की पूर्व राजदूत निक्की हेली अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकती हैं। निक्की हेली भारतीय मूल की लीडर हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि वो फरवरी में रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 2024 में कराया जाएगा। निक्की हेली अमेरिका में साउथ कैरोलिना के गवर्नर रह चुकी हैं। राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की निक्की की तैयारियों के बारे में उनके एक करीबी शख्स ने पुष्टि की है कि वो 15 फरवरी को चार्ल्सटन में इस बारे में घोषणा करके चुनावी दौड़ में एंट्री करेंगी। चार्ल्सन पोस्ट और कुरियर की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद 51 वर्षीय हेली चुनावी दौड़ में दूसरी प्रमुख उम्मीदवार बनने की ओर अग्रसर है। क्या आप दोस्तों इनको अमेरिकी अगले राष्ट्रपति देखना चाहेंगे, क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं? ऐसे में आपकी जो भी निजी राय हो बताइएगा जरूर हमें। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर पीएम मोदी को जो बाइडेन का निमंत्रण। G20 से पहले क्या अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे भारतीय पीएम? बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने का निमंत्रण दिया है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 2023 की गर्मियों में अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक पीएम मोदी बाइडेन के बुलावे पर अमेरिका की राजकीय यात्रा के लिए रवाना हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति के इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया गया है। बस अब तारीख तय होना बाकी है, जिस पर दोनों पक्षों के अधिकारी मिलकर जल्द ही बात करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस पूरी योजना पर चर्चा अभी शुरुआती दौर में है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस साल भारत आने की संभावना है। दरअसल वो भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस वर्ष भारत की G20 सम्मेलन का मेजबानी भी है और अध्यक्ष भी है। सितंबर में होने वाले इस सम्मेलन में जो बाइडेन दुनिया भर के नेताओं के साथ शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ संभावना जताई जा रही है कि G20 की बैठक से पहले ही पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत और अमेरिका के अधिकारी जून जुलाई के महीने में किसी तारीख को तय करने की कोशिश में है। ये वो समय होगा जब अमेरिका में संसद की कार्यवाही चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो बाइडेन के बुलावे पर अमेरिका जाना चाहिए? दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा, लेकिन जो बाइडेन के भारत आने के लिए मोस्ट वेलकम टू इंडिया कहना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर खतरनाक मिसाइलों का जखीरा बढ़ाने में लगा है चीन। अमेरिका ने बताया दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा। बता दें चीन के पास मौजूद बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सबसे ज्यादा सक्रिय और विविध करार दिया है।
अमेरिका का मानना है कि चीन के पास दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइलों का जखीरा है। उसके पास क्रूज मिसाइल से लेकर परमाणु हथियार लेकर जाने वाली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोले तो ICBM तक मौजूद है। अगस्त 2021 में तत्कालीन अमेरिकी कांग्रेस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर गई थी। उसके बाद से ही चीन आक्रामक बना हुआ है। मिसाइल की लॉन्चिंग इसी आक्रामकता का सबसे बड़ा सबूत है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जयशंकर से मिले श्रीलंका के उच्चायुक्त, द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा। बता दें, श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंदा मोरागोडा ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के लिए मंगलवार को विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। ये मुलाकात जयशंकर के हालिया कोलंबो यात्रा के बाद हुई है, जिसमें विदेश मंत्री ने वित्तीय संकट से जूझ रहे द्वीपीय देश के साथ एकजुटता व्यक्त की थी। मुलाकात के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया कि श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंदा मोरागोडा के साथ सार्थक बैठक हुई, श्रीलंका के अपने हालिया दौरे की समीक्षा की और आपसी समझ को आगे बढ़ाया। जयशंकर की कोलंबो यात्रा पर इस पर केंद्रित थी कि एक जिम्मेदार और बड़ा पड़ोसी होने के नाते भारत श्रीलंका की आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए और क्या कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बजट 2023 के वो 13 ऐलान जो बीजेपी के लिए 2024 में बन सकते हैं सत्ता की सीढ़ी। बता दें, मोदी सरकार ने बुधवार को करीब 45 लाख करोड़ का बजट पेश किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृत काल का पहला बजट बताते हुए कहा कि आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट है। मोदी सरकार ने अपने कोर वोट बैंक बने महिला, लाभार्थी, किसान और मिडिल क्लास पर फोकस रखते हुए बजट तैयार किया। मोदी सरकार का बजट पूरी तरह से चुनावी बजट नजर आ रहा है, जिसके जरिए समाज के सभी वर्ग को साधने की कवायद की गई है। दरअसल किसान, ग्रामीण, नौजवान, गरीब, महिलाएं, बुजुर्ग, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, सरकारी कर्मचारी, छोटे बड़े व्यापारी, बड़े छोटे उद्योगपति, कई ऐसे वर्ग हैं जिन्हें वोट बैंक की तरह देखा जाता है। स्वाभाविक रूप से चुनाव से पहले मोदी सरकार ने इन सभी वर्ग को आम बजट के लिए जरिए खुश करने की कवायद की है ताकि सत्ता की हैट्रिक लगा सके। इतना ही नहीं, 2023 में होने वाले 9 राज्यों की चुनावी जंग को पार्टी फतेह कर सके। बहरहाल आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और उनकी सरकार द्वारा दोस्तों बनाए गए इस बजट पर विपक्ष बिल्कुल भी खुश होते नजर नहीं आ रहे। अगर कोई खुश भी है तो अगला नाराज होकर के उसको भी नाराज कर दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें बड़ी खबर, जहां फारूक अब्दुल्ला ने की जमकर तारीफ तो थरूर दिखाई दिए नजर से नाराज। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग को मदद दी गई है, सबको कुछ न कुछ दिया गया है। 1.5 घंटे तक हमने बजट सुना, अब हमारा इस पर बात करना बाकी है, जब मौका आएगा तब बात करेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बजट में कुछ चीजें अच्छी थी, मैं इसे पूरी तरह नकारात्मक नहीं कहूंगा, लेकिन अभी भी कई सवाल उठते हैं। बजट में मनरेगा का कोई जिक्र नहीं था, सरकार मजदूरों के लिए क्या करने जा रही है, बेरोजगारी, महंगाई की बात भी नहीं की गई। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ स्मृति ईरानी ने कहा है कि इस बजट से महिला का सम्मान बढ़ा है। इस बजट से महिला सम्मान, बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा से जिला स्तर पर बच्चे कैसे पढ़ेंगे और बढ़ेंगे इसका उल्लेख किया गया है। नारी शक्ति को बढ़ावा मिलेगा, ये सबसे अच्छी चीज है, ऐसा स्मृति ईरानी ने कहा है। दोस्तों बहरहाल इस बजट को लेकर आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर बताइएगा जरूर, क्योंकि पूरा भारत इस बजट को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बजट को पॉजिटिव रूप से देख रहा है। दोस्तों आप कैसे देख रहे हैं बताइएगा जरूर। साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।